हेलो एवरीवन, नमस्कार टू। आज हम नर्सिंग प्लेक्सिस के 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नर्सिंग प्लेक्सिस का जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है उसे अभी सब्सक्रिप्शन रिसेंटली अगर जो भी ज्वाइन करेगा उसे 50% ऑफ मिलेगा। जिस बच्चे ने मेरा प्रोमो कोड्स यूज किया है उसे आपको 50% एडिशनल डिस्काउंट्स और मिलेगा। जो बच्चा अपने फ्रेंड्स को किसी भी फ्रेंड्स को या फिर अपने कलीग को जानने वाले किसी भी नोन को किसी भी तरीके से लिंक शेयर करेगा और उसे अगर वो भी ज्वाइन करता है उसका फ्रेंड, तो बच्चे को 100 कॉइन्स मिलेंगे जो कि नर्सिंग प्लेक्सेस के कॉइन्स हैं। और 100 कॉइन्स पर आपको 85 रुपीज एडिशनल डिस्काउंट्स के फॉर्म में और भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपका एडिशनल डिस्काउंट्स है। ठीक है। ओके। मैं राघविंद्र पाराशर, मेरा प्रोमो कोड्स JKM0102 है। मैं राघवेंद्र पाराशर, मेरा जो प्रोमो कोड है वो मेरा JKM0102। ओके। जो भी बच्चा अभी जो भी बच्चा अभी सब्सक्रिप्शन लेगा उसे 50% ऑफ मिलेगा। ओके। तो चलिए हम RUHS के नर्सिंग के कुछ बैक साइड ईयर्स में जाते हैं और उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, जिनमें से हमने काफ़ी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। हमने 2007 को 17 को किया है, 18 को किया है, 19 को किया है, 20, 21, 22, 23। हमने काफ़ी 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए और मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे साथ 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाएगा और आप मेरे साथ दें। देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर कोई हाई लेवल का नहीं आता है। ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 3 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय द इक्वल लोड। 3 वायर है हमारे पास जिनके सेम मटेरियल है। अगर मान के चलिए मैंने एक वायर को यहाँ ले लिया है जिस पर कोई लोड लगा हुआ है। ठीक है। ओके। सेकंड वायर मेरा है जिसके ऊपर भी कोई लोड है। ठीक। और थर्ड वायर मेरा जो है इसके ऊपर भी कोई लोड है। ये मेरे पास 3 वायर्स है। ठीक। ओके। लोड, द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड गिवन ब्लो। इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं नीचे। विच ऑफ द वायर्स विल बी एलोगेटेड द मैक्सिमम, यानी कि किस में ज्यादा खिंचाव होगा, तनाव किस में ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। ये देखिए ध्यान से, इसमें दे रखा है, आपको दे रखा है कि जो फर्स्ट वायर है इसकी जो लेंथ है, फर्स्ट वायर की जो लेंथ है इसकी लेंथ वो आपकी है 200 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो आपका 1 mm है। ठीक है। सेकंड वाले की जो लेंथ है आपकी 400 सेंटीमीटर है और जो इसका डायमीटर है वो आपका 0.5 mm है। ठीक है। ओके। वायर थर्ड जो हमारा है उसका 300 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो हमारा 1 mm है। देखिए ध्यान से, अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी टाइम हमारा, हमें टाइम मैनेज करके चलना है और काफ़ी टाइम हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करने का सबसे ईज़ी तरीका है कि फॉर्मूले बेस्ड पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर दे रखा है वो वायर के रेस्पेक्ट में, ना कि इसका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है ना, ना कोई अलजेब्रिक वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला देखा क्योंकि मुझे पता है यंग मॉडुलस जो होता है मेरा, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, अगर इस पर आपने किसी भी तरीके का फोर्स लगाया, व्हेन वी आर अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी देन बॉडीज आर चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस। ओके। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज बॉडी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड, ठीक है ना, डिफीट एंड डिफॉर्मिंग फोर्स एंड दिस प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो हमारा हो जाएगा कि जो यंग मॉडुलस है वो हमारा होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेस जो हमारा होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि y इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, स्ट्रेस की जगह आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन का मतलब हो जाता है, स्ट्रेन जो हमारा होता है
वो होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, तो आपका हो जाएगा चेंज इन, यानी कि लेंथ अपॉन एक्चुअल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब देखिए ध्यान से, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका फोर्स है, इक्वली आपको इक्वल लोड लटकाया गया है, यानी कि एम लोड इक्वली लटकाया गया है। अब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो यंग मॉडुलस है, ठीक है ना, एलोगेशंस की बात कर रहे हैं, ये एलोगेट्स कर रहे हैं, तो हमें डेल्टा एल फाइंड करना है। तो डेल्टा एल फाइंड करने के लिए हमें पता है ए इधर पहुंच जाएगा, ए इधर आ गया, ए आ गया इसके साथ, ठीक है ना। ओके, अपॉन में क्या आएगा, एफ इंटू एल। अब ध्यान से देखिए, ये डेल्टा एल के इक्वल है, डेल्टा एल कुछ ऐसा ही इक्वल होगा ना। अब एलोगेशंस किसका ज्यादा होगा, एलोगेशंस उसका ज्यादा होगा जिसकी लेंथ कम होगी, एरिया मैक्सिमम होगा। अब लेंथ कम एरिया मैक्सिमम्स, तो देखिए लेंथ कम के मामले में देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट वायर है, इसकी लेंथ मुझे दिखाई दे रही है 200 सेंटीमीटर, और एरिया इसका जो मुझे दिखाई दे रहा है वो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से 1 mm हो जाएगा। पर इसके कंपैरिजन में सेकंड बात किया जाता है, सेकंड डायमीटर्स और भी ज्यादा कम है। तो फर्स्ट के लिए मैं बात करता हूँ, बाकी के सब के लिए y कॉमन रहेगा, बाकी के सब के लिए फोर्स कॉमन रहेगा। तो फर्स्ट के लिए मेरा आ जाएगा एरिया पाई आर, ठीक है ना, पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन एल। तो फर्स्ट के लिए जब मैं निकालता हूँ तो पाई, पाई भी सबके लिए कॉमन होगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखिए पाई को हटा दीजिए, मैं बात करता हूँ कि डेल्टा एल एलोकेटेड हो रहा है, ठीक है ना, डेल्टा एल एलोकेटेड हो रहा है सिर्फ आपका r1 स्क्वायर अपॉन एल के, ठीक है। ओके, अब r1 स्क्वायर, पहले में मुझे r1 दिखाई दे रहा है 1 mm, यानी कि 10⁻⁻⁻⁻⁻मीटर आ गया। अब ये L कितना है, L है 200 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये 10⁻⁻², तो ये 2 आ जाएगा। तो ये डेल्टा L जो मुझे फर्स्ट में फाइंड हुआ है, वो मुझे फाइंड हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि बहुत मिनिमम फाइंड हुआ है। जब मैं सेकेंड्स के लिए बात करता हूँ कि डेल्टा L, ठीक है, यू कॉस टू, अगर मैंने R2 की बात की है तो R2 में सेकंड में मेरा जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो मेरा डायमीटर्स है, डायमीटर्स क्या होता है, एरिया का हमेशा 1 का आपका हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 0.5, यानी कि ये भी 0.5 हो जाएगा, 0.5, 0.5, 0.5 आपका आपका 0.25 के अप्रोक्स इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये डायमीटर है, डायमीटर का रेडियस होगा 0.25, 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देता हूँ, 0.25 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 1 सेकेंड। इसे चेंज कर लेते हैं पहले, और जब इसे चेंज करते हैं 0.25, 0.25 इंटू 10⁻⁻3, मैंने इसे कर दी 0.25 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर अपॉन, अब मेरा लेंथ हो जाएगा, लेंथ आ गई मेरी 4, तो डेल्टा एल देखिए 625 हो जाएगा मेरा, 625 से ये हो जाएगा 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। और जैसे ही मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये मैंने 4 से डिवाइड करने के पे ही मैंने क्या फाइंड किया कि ये 25 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0.00025, और ये मेरा हो जाएगा 0 पॉइंट, ये मेरा 4 से डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स वैल्यू आएगी 0.1 के अप्रोक्स आएगी, और ये मेरा 0.002 के अप्रोक्स आ रहा है। अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें आर यू कोस टू कितना दिखाई दे रहा है, 1, 1 की मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, आर। अब मैं जब इसका एलोगेशंस निकालूंगा, तो इसका एलोगेशंस निकालने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि इसका जो एलोगेशन है वो आपका पाई आर स्क्वायर, तो आर आपका कितना आ गया, 0.5, 0.5, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एल कितना है आपका 3। तो आप इसे 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 0.0, ठीक है ना, 0.07 के अप्रोक्स आएगा, 0.007 के अप्रोक्स आएगा। तो आपको अप्रोक्स वैल्यू सबसे मैक्सिमम किसकी फाइंड हुई है, आपको मैक्सिमम 0.01 के अप्रोक्स हुआ है, यानी कि वायर नंबर सेकंड, जो सेकंड वायर है, जो कि 400 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है और जिसका व्यास, यानी कि जिसका डायमीटर सबसे कम है, यानी कि लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, लेंथ मैक्सिमम है,
और जिसका डायमीटर सबसे कैसा है, डायमीटर जिसका सबसे कम है, ठीक है ना। ओके, यानी कि आप देख रहे हैं कि डेल्टा एल जिसकी लेंथ मैक्सिमम है, डायमीटर सबसे कम है, तो ऐसे केसेस में एलोगेशन होगा उसी में मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए सेकंड के बाद हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि what will be the elastic energy stored per unit volume of the material if the elastic materials the with the younger modulus y is the subjected to the stretching stress s। देखिए ध्यान से। ओके, हमें पता है यंग मॉडुलस जो होता है, यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस हमारा होता है वो वायु होता है, ठीक है ना। और स्ट्रेचिंग स्ट्रेस जो हमारी है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेस वो हमारा होता है एस, ठीक है। तो एनर्जी हम निकालेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेस हमारा होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ई इक्वल टू 1/2 इंटू एस वाई वाई। तो ये हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर बाई 2 वाई के, यानी कि ई इक्वल टू हमारा 1/2 एस स्क्वायर बाई 2 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये करेक्ट ऑप्शन है जो इसमें दे रखा था, सी ऑप्शन दे रखा था उसमें ई इक्वल टू 1/2 एस स्क्वायर बाई 2 वाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है, इफ ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज हीटेड, अगर किसी भी सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को हीट किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द एक्सपीरियंस ऑफ द मैक्सिमम इंक्रीज इन परसेंटेज। जो मैक्सिमम इंक्रीज इन परसेंटेज होता है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। जो परसेंटेज इंक्रीज होता है, जब वो मेल्ट होगा तो परसेंटेज जो इंक्रीज होगा वो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। ओके, इट्स डायमीटर, इट्स एरिया, इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पर इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। वन फिश ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज सिल्वर पॉलिश। मेरे पास एक ग्लास प्रिज्म है जिसका वन फिश क्या है, प्रिज्म है जिसका वन फिश को मैंने पॉलिश किया है, ठीक है, पॉलिश। एलाइट द फ्लैश ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैंने यहाँ से फ्लैश एंगल डाला इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा इधर चला जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका नॉर्मल हो गया। ओके, ये देखिए ये जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 30 होगा, 60 30, और ये आपका 45 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, रिट्रेसेस होंगे। देखिए ध्यान से, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज द subsequently reflected from the silver fishes and the retraces its path. The refracting angle of the prism is 30 degree. The refractive index of the material of the prism is, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फाइंड करना है प्रिज्म का, ठीक है। लिखिए द टू retraces its path the ray must incident p at, ये पॉइंट्स आपने मान लिए p at an angle of 90 degree the silver, ठीक है ना। ओके, सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस
सिल्वर्ड सरफेस। ओके, ठीक है। बाय अप्लाइंग mu1 sin I1 equals to mu2 sin R, mu2 sin R। अब देखिए ये mu1 आपका एयर में था, तो एयर के लिए हो गया 1 sin 45 डिग्री से इंसिडेंट एंगल था, और रिफ्रैक्टिव एंगल्स आपका कितना था, म्यू आर साइन आर के इक्वल था। यानी कि जब आप म्यू आर फाइंड कर रहे हैं तो आपको पता है कि साइन 45, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री पर था, 30 डिग्री पे है, ये आपका 30 है, और ये आपका आर यू टू कितना है, 30 डिग्री है, और आई यू टू कितना है, 45 डिग्री है। आपने रखा म्यू आर यू टू, आपका हो जाएगा साइन 30, तो ये आपका होता है 1/√2 अपॉन 1/2। ये आपका 1/√2 और ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही फाइंड किया तो आपका आ जाएगा √2, ये आपका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके आंसर देख लीजिए। √2, ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। दर्पण, ये लिखा है व्हेन डज द मिरर फॉर्मूला इज ट्रू, यानी कि मिरर फॉर्मूला कब ट्रू होता है। देखिए मिरर फॉर्मूला ट्रू होने के दो कंडीशन होती है, या तो उसका अपर्चर लो होना चाहिए, यानी कि जितना मिरर का अपर्चर जितना कम होगा, जितना भी कम होगा, अपर्चर हाई होता है तो मिरर फॉर्मूला कभी कभी मिस्टेक भी कर देता है, पर अपर्चर जितना लो होता है उतना ही दर्पण जो उसका सूत्र होता है 1/f u टू 1/v प्लस 1/u, वो हमेशा एक्यूरेट से वर्क करता है, ठीक है ना। और दूसरा, पैराक्सियल जो रेज है वो पोल से होकर, यानी कि नियरेस्ट पोल से होकर बाईपास होंगी, या पोल के नियर होंगी, तभी एकदम करेक्ट होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ओनली व्हेन अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses have the same kinetic energy then which balls give have greater momentum, यानी कि किस बॉल का ग्रेटर मोमेंटम होगा। ध्यान से देखिए कि ग्रेटर मोमेंटम जब बॉल का होता है वो उसके मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। और अगर उनके मासेस कैसे हैं, उनके मासेस कैसे हैं, डिफरेंट है, क्योंकि देखिए आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो p² / 2m के इक्वल होती है, ठीक है ना। ओके, अब p जब आप मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम आपका कितना आ जाएगा, 2m के, और ये पूरा की पूरा अंडर रूट में जाएगा। यानी कि मुझे पता है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। यहाँ पर p आपका मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को, ठीक है, और k आपका काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, k काइनेटिक एनर्जी को, और m आपका मास ऑफ द पार्टिकल को, मास ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ पार्टिकल। ओके, सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा m, यानी कि जिसका मास हैवियर होगा वो मैक्सिमम समवेग प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, ठीक, देखिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ द ब्लू कलर्स ऑफ द स्काई। जो ब्लू कलर्स ऑफ स्काई होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, निम्न में से आकाश में नीले कलर का कारण क्या है। वैसे तो आपका लाइट स्कैटरिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। ओके, सीधा समझाया जा सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। स्काई अपीयर्स, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, बिकॉज, ठीक है ना, मॉलिक्यूल,
molecule in the air scatter in the air scatter, ठीक है ना, blue light from the sun more than more than, ठीक है ना, sun more than they scatter red light and thus blue light, ठीक है ना, blue light falls in the line in the line of sight in the line of sight, okay, or reaches your eyes, then red. We always we always see the same color. See the same color an object of an object, ठीक है, okay, of an object. Which color is which color it scatters or reflects when light fall on it. Similarly, ठीक है ना, ओके, सिमिलरली, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, निम्न में से देखा गया आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइट प्रोड्यूसिंग द ब्लू कलर, ये नहीं है, मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर्स ब्लू कलर्स फ्रॉम द सन, ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ मिराज, मिराज का फिनोमिना क्या कॉज है, किसके कारण बनता है, ठीक है, ओके। देखिए, मिराज जो फिनोमिना होता है वो टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है, जैसा कि रे ऑप्टिक्स में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, जो आपका मिराज होता है इज अ फिनोमिना, ये एक तरीके के फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, it happens it happens when the light goes, ठीक है, from, okay, light goes from optically optically, ठीक है, denser medium, denser medium, denser medium, इसे कूल एयर भी बोल सकते हैं, ओके, टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम को आप हॉट एयर बोल सकते हैं, हॉट एयर, ठीक है, ओके, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस
and the one second, sorry, uh, and the angle of incidence and the angle of incidence is equal equal to the to or greater than greater than the critical angle. Okay, resulting resulting total internal internal reflection at the interface interface of the two mediums the two mediums. Okay, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दे रखा है द साइज ऑफ द इमेज of an object which is at infinity as formed by a convex lens of focal length 30 centimeter is 1.6 centimeter if a convex lens of focal length 20 centimeter. यानी कि दो कंडीशन है जिनमें चेंज किया गया है. ठीक है, सेकंड में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज ऑफ डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर. इमेज की डिस्टेंस चेंज हो गई है फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. द साइज ऑफ द फाइनल इमेज विल बी. ठीक है, ओके. इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, देख लेते हैं. चार ऑप्शंस ये हो गए. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड बाय इमेज, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देखेंगे. कॉन्वेक्स lenses, okay, in magnification. ओके, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम यू इक्वल्स टू वी अपॉन यू. तो हमने ये 30 हो गया, ये यू हो गया, हमने इसे कुछ मान लिया तो ये हमारा हमने रिप्रेजेंट कर लिया इससे. ठीक है ना. अब हमने सेकंड कंडीशन में चेंज किया कि व्हेन, ठीक है ना, कॉनकेव कॉनकेव लेंस. अब हमने कंडीशन चेंज की है. कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड प्लेस्ड बिटवीन द convex lens and image जो हमारी होगी वो u इक्वल्स टू 30 और ये 26 पर आ रही थी तो हमारा जो होगा वो 4 आ गया. तो हमारे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया 4, यानी कि 1 अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन आपका 4 यू इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 20. ठीक, तो वी डैश हमारा जो आएगा वो 5 आ गया. ठीक है, ओके. यानी कि जो एक लेंस है उसकी जो इमेज होगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है. ठीक है, आप लिखेंगे टोटल जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, जो आपका टोटल मैग्निफिकेशन है इन सेकंड लेंसेस. जो सेकंड लेंसेस का मैग्निफिकेशन होगा वो आप मैग्निफिकेशन कैसे देखेंगे, मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस. दोनों के मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा. कॉन्वेक्स लेंस इनटू, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस मैग्निफिकेशन. इन दोनों के मैग्निफिकेशन, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया ना, बीच में रख दिया है, तो आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आपका आएगा 30 अपॉन यू इंटू 5 अपॉन 4 यू कॉस टू वाई अपॉन, ठीक है ना, वाई.
अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा y/2 इक्वल्स टू 5/4। तो ये अप्रोक्स आपका 2.49 इसके अप्रोक्स आएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि 2.5 के अप्रोक्स है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन 2.4 हो गया। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, गिवन दैट ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स phi suffix में b, LCR are inductance, capacitance and resistance respectively, and E and B are electric and magnetic field respectively. Which of the following combinations has a dimensions other than that of time? यानी कि जो LCR की सर्किट्स है, इसमें जो E एंड B का जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, उनमें कौन सा संयोजन समय की तुलना में एक आयाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ओके, यानी कि आपको डायमेंशंस के फॉर्म में इसे फाइंड करना है, ठीक। तो आपके चार ऑप्शंस होंगे, जिन चार ऑप्शंस में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में अगर मैं एलसीआर के फॉर्म में जब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मुझे बात करनी है कि एलसीआर के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, वो एलसीआर सर्किट में फॉर्म में जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है तभी ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। ओके, जो फाई होता है आपका फाई, ठीक है, फाई यूकोस टू आपका होता है बी डॉट, फाई यूकोस टू आपका हो जाएगा बी डॉट डी एल, ठीक है ना। ओके, तो इस केस में हो जाएगा फाई यूकोस टू आपका हो जाएगा बी डॉट डी बी एल। ओके, तो इसे मैग्नेटिक इसमें ले लेंगे एम टी स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस वन हो गया, ठीक है। ओके, एम टी स्क्वायर ए माइनस वन, और ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि जो फाई आपका है वो आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये फाई हो गया। अब देखिए, ये तो फाई हो गया। एल जो आपका है वो एम एल स्क्वायर, आपका एम एल स्क्वायर हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आपके इंडक्टेंस के लिए। नाउ, ठीक है ना, फॉर कैपिटल आर आपका निकलता है वी अपॉन आई से, और v अपॉन आई से आपने जो निकाल लिया r का, वो आपका आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ओके, अब l अपॉन r जब आपने फाइंड किया, इन दोनों की डायमेंशंस को रखा, तो l अपॉन r की डायमेंशंस जो आपके हुए वो टाइम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करिए, और r आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और एल आपका मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि हम जो कॉम्बिनेशंस है, इस कॉम्बिनेशंस में ये बना सकते हैं कि बी अपॉन लिख सकते हैं ई यूकोस टू, ये हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में जाएगा, ठीक है। ओके, यस, अगर हमारा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाता है, यानी कि अगर हमारा एल सी हो जाता, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वन के फेसेस में आ जाता, तो इसमें बी नहीं होता है, तो ये सब नहीं होगा। सिर्फ हमारा जो भी आंसर होगा 10 का, जो हमारा पास आंसर होगा वो सी में, और सी में जो आंसर दे रखा था वो बी अपॉन ई के रेस्पेक्ट में दे रखा था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशंस एट व्हिच ए 45 किलोग्राम लोड कैन बी पुल्ड अप वर्टिकली बाय whose ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 495 न्यूटन। देखिए, हमारे पास मान के चलिए, सपोज दैट एक कोई लोड है जिसके ऊपर अपवर डायरेक्शन में टेंशन हो रहा है टी, जो कि 495 न्यूटन्स है, ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसमें नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा, ठीक है ना। तो ये टेंशन कैसा हो जाएगा, टी इक्वल टू आपका इक्वल हो जाएगा एम ए प्लस एम जी के, और आपको पता है ये 495 है, और इसमें से आपने क्या किया, एम को कॉमन ले लिया। जब आपने m को कॉमन लिया तो आपको पता है कि a प्लस जी हो गया, 495 इक्वल्स टू m आपका 45 kg है, a आपको फाइंड करना है, प्लस g आपका 10 है। 495 इक्वल्स टू 45 a प्लस 450,
495 माइनस 450, ठीक है। ओके, अब आपको कितना मिला? 45A। यहाँ पर आपका सिर्फ 45 बचा और 45 यहाँ पर A है। तो A ने जब एक्सेलरेशन फाइंड किया तो ये आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, ये दे रखा है पार्टिकल ऑफ सफर ऑन ऑब्लिक इलास्टिक कोलाइजन विद द पार्टिकल बी, इलास्टिक कोलाइजन बाय द पार्टिकल बी, ठीक है ना। ओके, दैट इज एट रेस्ट, if their masses are same, then what will be the happen after the collision? अब देखिए आफ्टर द कोलाइजन अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या चीज ऐसी है जो कि मतलब कोलाइजन के बाद एट सेम रहेगी। तो इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स अगर कोलाइड कर रहा है, अगर पार्टिकल ने कोलाइड किया और पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद, ठीक है ना, इट्स बी रेस्ट पर है, ए आपका मोशन कर रहा है, सफर्स कर रहा है, फिर कोलाइड कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन। इसमें दो तरीके के वन डायमेंशन कोलाइजन होता है, एक होता है सेकंड टू डायमेंशन कोलाइजन। इस केसेस में टू डायमेंशन कोलाइजन होगा, ठीक है ना, जैसे ऑब्लिक इलास्टिक कोलाइजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अगर आप बोलते हैं तो उसमें हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इसे इनिशियल में ही थोड़ी सी डिस्कस करके इस बात को समझाया जाता है। इट्स ए फैक्ट इन, इट्स ए फैक्ट इन, ठीक है ना, एंड ऑब्लिक इलास्टिक कोलाइज ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses, ठीक है। द वेलोसिटी द वेलोसिटी along the along the common common normal gets exchanged exchange, and velocity along the direction perpendicular perpendicular to the common norm, okay, remains unchanged remains unchanged। तो देखिए आपके चार ऑप्शन है, जिनमें से आपका ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, वो बोथ ऑफ देम विल बी मूव इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसके जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होगी दोनों की, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 से है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा दे रखा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट्स। जो हाइड्रोजन एटम्स के, ठीक है ना, जो आपके रिजल्ट होता है हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम्स है उसका रिजल्ट जो कि एक्साइटिंग स्टेट से कहां पर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट्स पर आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी वो कैसी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। ओके, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी क्योंकि वो हायर से लोअर में आ रहा है, तो उसकी कैसी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है। ओके, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम इज फाउंड टू बी निगेटिव। व्हाट डज दिस इंडिकेट्स, यानी कि एनर्जी ऑफ एटम से आपकी अगर वो नेगेटिव फाइंड हो रही है तो ये क्या इंडिकेट्स करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। इट्स लाइक द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ठीक है ना। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन बाउंडेड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन से बाध्य है। अगर मान के चलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नकारात्मक हो तो यह दर्शाता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ओके, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो आंसर दे रखा है ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड्स की कंडीशन होती है जिसमें किसी भी परमाणु की जो कुल ऊर्जा होती है वो नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, यानी कि साउंड ट्रेवल्स जो फास्ट करता है किस मीडियम में करता है। देखिए ध्यान से, साउंड के लिए मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में करती है वैसे ही साउंड वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड के लिए मीडियम जितना हाई होगा साउंड उतनी ही हाई डेंसिटी के साथ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, जब मीडियम माध्यम घनत्व की है यानी कि कम घनत्व है तो सबसे उच्च घनत्व के लिए होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है व्हाई डज ए क्रिकेट प्लेयर, व्हाई डज ए क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना। क्रिकेट प्लेयर में ऐसा क्या होता है कि व्हाई डज ए क्रिकेट प्लेयर व्हाइल कैचिंग ए बॉल मूव हिज हैंड अलोंग्स टू द डायरेक्शन, यानी कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है जब वो गेम्स खेलता है और गेम्स खेलने के बाद जब वो बॉल को कैच करता है और कैच करने के बाद वो बॉल्स को पीछे की तरफ अपने पूरे हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, तो ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपको एक बात तो बताया कि जो इसमें इम्पल्स फोर्सेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हाथ में चोट नहीं लगती, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अ क्रिकेटर पुल हिज हैंड हैंड्स बैक वाइल बैक वाइल, ठीक है, कैचिंग ए फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल। ओके, बिकॉज दिस increases the time of catch, is that increase in the time to bring, ठीक है, about to bring about to bring about a given change in momentum, momentum, hence
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum decreases. Thus, a small force is exerted on the hand hands by the, यानी कि एक स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड होगा बाय द बॉल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, इम्पल्स फोर्सेस को हम कम करने के लिए करते हैं ऐसा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो हमारा 16 का आंसर के लिए क्या है, हवा में गेंद रखने के लिए या फिर इन ऑर्डर रिड्यूस द फोर्स ऑफ इम्पल्स। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, यानी कि 16 में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट कीजिए। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इम्पल्स फोर्सेस को। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,